I welcome you all in our DAV e-learning classes. In this class, we will study isotope effect. आइसोटोप इफेक्ट। अब आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? आइसोटोप इफेक्ट अगर ड्यूटेरियम के एस्पेक्ट में ले रहे हैं, देन ड्यूटेरियम काइनेटिक isotope effect will equal to the KH upon KD. मीन्स ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो है वो किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट of the compound which have hydrogen to the rate constant of the similar compound containing deuterium. ड्यूटेरियम जो है वो एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके हम एक कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इनका जो रेशो जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ओके, तो ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो होता है, इसके लिए जनरली जो वैल्यू जो देखी गई है वो वैल्यू होती है 228 वैल्यू जब हमें इसके रेशो की मिलती है, यानी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ओके, लेकिन अगर यही वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो जाती है, यानी 1 से लेकर के हमें मिलेगी 1.2 तक, तो फिर हम इस इफ़ेक्ट को बोलेंगे सेकेंडरी आइसोटोप इफ़ेक्ट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड से। ठीक है, और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी की अमाउंट जो होगी वो होती है 1.2 किलो जूल पर मोल, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पता है कि जब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, उतना ही जो रेट जो है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि इसकी रेट जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जब अगर स्पीड कम हो गई है, क्योंकि एनर्जी जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन कंपैरिजन टू द CH बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें रेशो मिलता है वो रेशो क्या होता है? डिफरेंट मिलता है। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम से, तो ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम इज ए आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और जो ड्यूटेरियम जो है उसमें एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से जो इनकी केमिकल फिजिकल रिएक्शन जो होती हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो रहेंगी वो CH बॉन्ड की और CD बॉन्ड की नियर अबाउट सेम सी ही रहेंगी, सेम मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगी। और हम लोग यहाँ पर इस आइसोटोप इफेक्ट का यूज़ भी कहाँ पर कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म, रिएक्शन मैकेनिज़्म को किस तरह से डिसाइड किया जाए, उस प्रोसीजर के लिए हम यहाँ पर आइसोटोप इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जो CD बॉन्ड जो है उससे क्या हो रहा है? जब हमने इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम को, तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, उसके अंदर उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज आ रहा है उस रिएक्शन की रेट में। ठीक है, यानी उस क्रिया के वेग में ही फ़र्क आ रहा है। तो अगर क्रिया के वेग में अगर अंतर आ रहा है तो वेग स्थिरांकों के मान में भी अंतर आएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि अगर ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू अगर हमें मिलती है 2.22
8 अगर हमें वैल्यू मिल रही है तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है। और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होकर के हमें मिल रही है, यानी ये वैल्यू हमें मिल रही है 1 to 1.2 तक, अगर हमें इस रेशो की वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इफेक्ट जो है वो क्या है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। ठीक है। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट और सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? एक तो वैल्यू का डिफरेंस तो है ही, लेकिन एक्चुअली क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअली हम बताते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 2 से 8 आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो C-D बॉन्ड की ब्रेकेज पर प्रभावित कर रहा है। रेट किस पर डिपेंड कर रही है? रेट जो है वो डिपेंड कर रही है C और D के बॉन्ड के ब्रेकेज पर। ठीक है। और सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू जो है वो अगर हमें मिल रही है 1 से लेकर के 1.2 तक अगर हमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये इफेक्ट जो है, यानी इस रिएक्शन के अंदर C-D बॉन्ड का ब्रेकेज जो है वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यानी C-D बॉन्ड ब्रेकेज not involved in the reaction mechanism। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, C-D बॉन्ड जो ब्रेकेज जो है वो इन्वॉल्व है। तो जब C-D बॉन्ड का ब्रेकेज इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू आती है, दैट इज़ 2 to 8 आएगी। C-D बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है तो यानी जो CH जो है उसका भी ब्रेकेज होगा, तो फिर इनका जब रेशो देखा जाएगा तो कितना आएगा, 2 to 8 आएगा। लेकिन अगर रिएक्शन कुछ इस तरह की है कि जहाँ पर इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, यानी जब ये बॉन्ड टूट रहा है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, यानी क्रिया के वेग निर्धारण पद में इसका कोई भी रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। और इस इफेक्ट के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 to 1.2 होती है। लेकिन अगर ये वैल्यू 1.2 से जैसे ही ज़्यादा हो जाती है, सपोज अगर ये वैल्यू जो है हमें मिल रही है 1.5, तो ये 1.5 वैल्यू तो 2 से तो कम है, लेकिन फिर भी हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 1.2 तक की वैल्यू जो होंगी वो ही सिर्फ सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप में काउंट होंगी। इससे ज़्यादा वाली वैल्यूज़ जो हैं, अगर 1.5 आ गया, 1.7 अगर आ गया है, तो उसे हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर उसे इंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 2 to 8 है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है और इसे हम अप्लाई करके देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन में।
ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। किस में रिएक्शन होगी? बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। तो बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन होती है? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो कीटोन जो है, कीटोनिक फॉर्म जो है इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी इसके टॉटोमेरिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और टॉटोमेरिक फॉर्म का जब फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा? ये O नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर, और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अब इस पर इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होने पर, या फिर इसको हम कंटिन्यूएशन में ही ले लेते हैं, प्लस Br2 से जब रिएक्शन होगी, तो जब Br2 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Br जो है यहाँ पर जाकर के अटैच होगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ये होती है बेस प्रोमोटेड ब्रोमिनेशन, मतलब बेस की प्रेजेंस में ये बेस जो है ये H+N से रिएक्शन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है। तो दिस सच रिएक्शन आर कॉल्ड बेस प्रोमोटेड ब्रोमिनेशन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू देखी गई, किसकी वैल्यू देखी गई? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू देखी गई, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया ड्यूटेरियम से। जैसा कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर ड्यूटेरेटेड एसीटोन लिया जाए और फिर रिएक्शन करवाई जाए और फिर इसका रेट कांस्टेंट का रेशो निकाला जाए, यानी KH/KD निकाला जाए, तो वो KH/KD की वैल्यू जो है वो हमें मिली 7। तो KH/KD की 7 वैल्यू का होना हमें बताता है कि जो रिएक्शन जो है, यानी ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन जो है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लग रहा है। और प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का लगना ये बताता है कि ये CH बॉन्ड जो है इसका मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल है। CH बॉन्ड का ब्रेकेज, जब ब्रेकेज होगा तभी ये हमारा जो भी वेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट जो है, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? वो 7 आ रही है। ठीक है, उसका रेशो जब हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी बहुत हाई है। तो इसका मतलब ये है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मैटर कर रही है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में इस बॉन्ड का ब्रेकेज होना और इसकी कंसंट्रेशन जो है दोनों की दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो हम कहें कि ये रिएक्शन जो है ये क्या है? ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है, बहुत ज़्यादा OH को लिया जा रहा है। हम ये कहेंगे कि CH बॉन्ड का जो टूटना जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी
ड्यूटेरेटेड एसीटोन हो या फिर एसीटोन हो, उसके एस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है एंड देयर इज नो रोल ऑफ द ब्रोमीन इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में ब्रोमीन का कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। रेट डिटरमाइन होने के बाद में, यानी इनोलिक फॉर्म बनने के बाद में, जैसे ही इनोलिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और इनोलिक फॉर्म का फॉर्मेशन कब होगा, OH की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। OH की प्रेजेंस में इनोलिक फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही इनोलिक फॉर्म का फॉर्मेशन होगा तो इनोलिक फॉर्म से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या बन गया है, ये जो है ये प्रोडक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्टेप जो है वो क्या है, CH बॉन्ड का ब्रेकेज है, ठीक है। तो एंड इनोलिक फॉर्म का फॉर्मेशन है, और फिर यही जो है हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ठीक है। और मेजर तो क्या हो जाएगा, एसीटोन की कंसंट्रेशन के ही ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आइसोटोप इफेक्ट है। अब लास्ट मेथड जो है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड करने के लिए है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़। तो स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ में हम बताते हैं कि रिएक्शन को देख कर के पता लगाया जा सकता है कि रिएक्शन जो है वो कैसे मैकेनिज़्म से हो रही है, यानी स्टीरियोकेमिकली अगर देखा जाए तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का, एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, अगर हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, मिथाइल हैलाइड अगर हमने लिया है, जैसे ये है, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया है हमने, वैसे यहाँ पे फ्लोराइड भी लगाया हुआ है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है ड्यूटेरियम से, ताकि इसके स्टीरियोकेमिकली अच्छे से स्टडी की जा सके। तो अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो इस तरह से होता है। बीच में एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है और एक न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक इस बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है और इस बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो रहा है और इस वाले बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टेप में, यानी ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस स्टेट के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टेज जो है
या फिर ये स्टेप जो है ये क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये वाला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर इसका रेट जो है अगर हम K1 से देते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि K1 जो है उस पर किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, इसका जो रेट जो है वो रेट डिपेंड करेगा इसकी कंसंट्रेशन पर, दैट इज़ द CHDFBr, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी अगर ये बन जाएगा तो इसके बनते ही, जैसे ही ये बन जाएगा उसी टाइम यहाँ पर Br जो है यहाँ से निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इस ग्रुप का इन्वर्जन हो जाएगा। यानी यहाँ पर Br लगा हुआ था तो अब OH जो है इसके ठीक बैक साइड में लगेगा, यानी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और इसी इन्वर्जन को, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, और इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, या हिंदी में बोलेंगे वाल्डन प्रतिपन्न, वाल्डन इन्वर्जन। ओके, तो यहाँ से भी एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है और आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन भी बन सकता है, सेक्शन बी का भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द वाल्डन इन्वर्जन? तो वाल्डन इन्वर्जन जो है वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म से होगा, क्योंकि यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप देख रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन से ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, या फिर जिसे हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो ये कैसा है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज SN2। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से वाल्डन इन्वर्जन पूछा जाए तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और इसका आंसर देंगे कि वाल्डन इन्वर्जन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रोमाइड तो निकल जाएगा और OH माइनस जो है वो आकर के उसकी बिल्कुल बैक साइड में, यानी इनवर्ड साइड में आकर के लगेगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, देन द अगर हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, अब क्या लिया, अब हमने CH3 लिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, और यहाँ पर एक ग्रुप लगाया हमने CH2OH, और ये जो है हमारा Br। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेस की प्रेजेंस में, या फिर हम बोलते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ये बहुत ही एक ओवरक्राउडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, वहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो CH3 लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक ड्यूटेरियम लगा हुआ था, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ था, तो उसमें बैक साइड से अटैक पॉसिबल था, न्यूक्लियोफाइल जो था वो बैक साइड से आ सकता था इससे पहले वाली रिएक्शन में। लेकिन इस रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट का इन्वर्जन भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही जो रिएक्टेंट जो है हमारा बेस जो है OH माइनस आयन, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और इसी जगह पर आकर के OH लगेगा, यानी CH3 CH ड्यूटेरियम, दिस इज CH2OH, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर Br माइनस जो है वो निकल जाएगा। सो दिस स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप कौन सा है, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये स्टेप जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें सिर्फ
एक मॉलिक्यूल ही रेट को डिटरमाइन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ही डिपेंड कर रही है कि किस तरह से रेट जो है क्या रहेगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी 1 से इसको शो किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस स्टेप में क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा कार्बोकेटायन बन गया, टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। और आपको पता है जो टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब इस टर्शरी कार्बोकेटायन पर OH माइनस आयन जो है वो अटैक करेगा। ये क्या लिया हुआ है हमने यहाँ पर, CH3 लिया हुआ है। तो ये स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, मैं यहाँ पर इसको स्लो भी लिख सकती हूँ। और ये वाला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, ये फास्ट स्टेप हो जाएगा। और इस फास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, OH जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी ये वाला स्टेप, यानी OH की कंसंट्रेशन जो है वो कहीं पर भी रेट को डिटरमाइन नहीं कर रही है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसे हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो है इस तरह से देखिए, सेम पोजीशन पर ही जहाँ से Br जो है वो निकला था वहीं पर आकर के OH आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो आज हमारा जो हम कर रहे थे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, वो आज कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ में ही अब हमारा जो यूनिट फर्स्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एक शॉर्ट नोट जो है छोटा सा वो रहता है, वो है इंक्लूजन कंपाउंड्स का और क्लेथरेट कंपाउंड्स का। तो उसे भी हम जब बीच में कभी टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।